नमस्कार साथियों, मैं मीरा और मेरे साथ है रीनू जो हमारी डीएलसी टीचर है और ये आज के साथ कुछ जानकारी साझा करेंगी, तो हमें सुनिए ध्यान से। जी रीनू जी। नमस्कार दोस्तों, आज हम सक्षम लाइव प्रोग्राम में फिर से हाजिर हुए हैं चाइल्ड राइट्स के टॉपिक पर। और हमारे साथ जैसा इन्होंने बताया कि आज हम फिर से उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पिछला टॉपिक था किस पे हमने चर्चा की थी, तो हमारा बाल अधिकार का जो दूसरा राइट था, बच्चों के विकास का अधिकार, तो हमने उस पर बात की थी कि बच्चों के विकास के अधिकार में कौन कौन से टॉपिक्स हमने आपको शेयर किए थे, जिसके बारे में आपको जागरूक किया गया था। जिसमें सबसे पहला था शिक्षा का अधिकार, और बच्चों को ये अधिकार दिया गया था कि बच्चों को शिक्षा के अधिकार के साथ साथ उनका स्वास्थ्य और विकास के अधिकार में कैसे हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं, और कैसे हमारा परिवार, हमारा समाज कैसे उनको अपनी सहायता देकर विकास में हेल्प करता है। और साथ ही उनको ये भी बताया गया था कि अधिकारों में बच्चों को जो काम करने के साथ साथ एक आनंद पूर्वक जो छुट्टी लेने का होता है अधिकार, वो भी बच्चों को पता होना चाहिए। और शिक्षा के अधिकार में जो उनकी पढ़ाई को लेके जो भी उनके पैसे की दिक्कत होती, प्रॉब्लम्स होती है, वो गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है। ये अधिकार भी उनको नहीं पता होते कई बच्चों को। जो स्कॉलरशिप होती है आपकी उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, वो भी आपको दी जाती है। इस अधिकार के बारे में हमने पिछली बार आपको जानकारी दी थी। और साथ ही साथ हमने सामाजिक सुरक्षा का अधिकार भी बताया था आपको कि समाज के प्रति आपके क्या अनुभव होने चाहिए और कैसे वो आपको सुरक्षा दे सकते हैं। जी। और साथ में हमने कुछ आर्टिकल्स के बारे में भी पढ़ा था। आर्टिकल्स में बहुत सारे टॉपिक्स थे, जिसमें एक फैमिली से लेके हमारा समाज और सरकार तक की बात की गई थी कि कैसे बच्चों के साथ हो रहे शोषण से कैसे, मतलब कि उनके अधिकारों के बारे में पता कराना है, या फिर पेरेंट्स को कैसे जागरूक रहना है, बच्चों को कैसे जागरूक रहना है। तो इसके बारे में हम लोगों ने आपसे बात की थी। तो इसमें जैसा कि हमारा बाल जो उनका विकास होता है उसको भी लेके टॉपिक लिया गया था। जो बचपन से स्टार्टिंग से बच्चे का जो बर्थ होता है उसके बाद जो उनकी एजुकेशन होती है, उनको भी लेकर के कुछ ऐसे अधिकारों के बारे में बताया गया था जो अभी न्यू कानून बने वो भी, और जो पुराने थे वो भी। उन सब अधिकारों के बारे में हमने आपको पिछली बार आपको जानकारी दी थी, और आज हम और आगे की आपकी जानकारी के लिए आए हैं। जी। और साथ में आप लोगों ने कमेंट्स भी किया था कि आपको मतलब कि इस चीज़ की नॉलेज भी मिली है। और इसके साथ ही हम एक और जो नया टॉपिक है बच्चों के अधिकार, जो तीसरे अधिकार में आता है सुरक्षा का अधिकार, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों की सुरक्षा के अधिकार में सबसे पहले हम बात करेंगे अपमान और दुर्व्यवहार से सुरक्षा। तो अपमान के ऊपर हमने बात की थी। जी। सबसे पहला टॉपिक मैं आपको बताऊं, अपमान में जो है, जो बच्चे के साथ होता है वो अधिकतर समय अपना स्कूल में जैसे कि बिताता है। आपको पता है जो आपका जो बच्चा है आप उनको स्कूल भेज देते हैं, उसके बाद में जो शिक्षा लेने जाता है वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि टीचर जो है वो बच्चे का अपमान करते हैं दूसरे बच्चों के साथ, उनको कंपेयर करके कि यदि अगर बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है देखा जाए तो उस बच्चे को उस चीज़ को लेके भी टॉर्चर किया जाता है, और उसको मतलब ऐसा ऐसा बोल देते हैं जो कि उसके साथ नहीं होना चाहिए। वो एक अपमान की श्रेणी में आता है। जी। और साथ ही साथ जैसे कि कोई बच्चा उससे बाल मजदूरी करवा दी जा रही है, ठीक है, करवाई जा रही है। और जैसे बड़े बड़े घरों में होता है कि वो बच्चों को रख लेते हैं अपने घर में टेस्टिंग के लिए या फिर अन्य कार्य के लिए, अपने बच्चों के मनोरंजन के लिए। उसके बाद यदि वो अपने बच्चे के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वो उस बच्चे के साथ जो उनके साथ बाल मजदूरी में बंधा हुआ है उसके साथ वैसा व्यवहार ना करके उसके साथ उसको अपमानित करते हैं, जो कि मिसयूज करते हैं उनकी बचपन के दिनों को लेकर। और यदि एक एग्जांपल दूंगी, यदि अगर किसी बड़े का बच्चा है, किसी अच्छे खासे घर का लड़का है, उसको अगर वो उनको दूध दे रहे हैं 1 गिलास, और वहीं पर उनके घर में काम करने वाला कोई है, बच्चा है, छोटा है, तो वो उसको ना दे करके उसको वहाँ से साइड कर देते हैं, या फिर उसके साथ कुछ भी ऐसा धक्का दे देना, गाली गलौज कर देना, ये भी एक तरीके का अपमान है उस बच्चे के लिए। जी, बिल्कुल सही कहा। और इसके साथ ही दूसरा अगर हम ऑप्शन ले तो रंग भेद है। रंग भेद के अंदर बच्चे को उसमें भी अपमानित किया जाता है कि ये काला है, गोरा है, या फिर उनके शरीर से लेके कोई भी हम टॉपिक ले लें कि किसी को मोटा पतला, इस तरह से मतलब उनके साथ ऐसा व्यवहार दिखाया जाता है कि बच्चा जो है अपने दोस्त के सामने खड़ा हो या फिर किसी के भी सामने जिससे उसकी अच्छी बनती है,
तो उसके सामने वो अपने आप को अपमानित महसूस करता है कि मेरे सामने, अपने दोस्त के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। तो इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए, इससे उसके अंदर नेगेटिविटी आती है। तो अपने आप को मतलब वो कुछ अच्छा करना चाहता है तो अच्छा नहीं कर पाता। जी, ऐसा हमारे घरों में भी अक्सर हम देखते हैं कि होता है। जो अगर आपके रिलेटिव है कोई, अगर आपके घर कोई फेस्टिवल है या फिर किसी भी कार्य, बस अगर कोई आपके घर आ रहा है, कोई आपका गेस्ट है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उनके सामने क्या रखते हैं कि अगर आपके बच्चे ने थोड़ी देर हो गई उन्होंने नमस्ते नहीं किया, तो सीधे कहते हैं नमस्ते नहीं कर सकता था, क्या पढ़ा रहे हम तुझे, यही सीखा है, मतलब काम नहीं करता है, देखो लेटा रहता है, आलसी है, ये वो, उस तरीके से अपने रिलेटिव के सामने उसको गिराया जाता है। ये भी एक तरीके का उस बच्चे के लिए अपमान है कि वो आप अपने रिश्तेदारों के आगे उसकी जो छवि है उसको गिराते जा रहे हैं, और फिर उस चीज़ का फ़ायदा वो आपके रिश्तेदार उठाते हैं कि हाँ ये ऐसा है, ऐसा है। फिर उससे क्या है, बच्चे की जो मानसिक स्थिति है उस पर बहुत गहरा असर पड़ता है, ये आगे चल के घातक साबित होता है। जी बिल्कुल सही बोला आपने। और साथ में व्यवहार की जैसे आपने बात की है कि बच्चों के साथ व्यवहार जो है वो ठीक से करना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक बच्चा है और वो बहुत ही अच्छे से मतलब एक साथ रहते हैं, लेकिन उसके सामने अगर हम बात कर देते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, और मतलब कि जो बात सामने ना बोल के उसे पर्सनली अच्छे से व्यवहार के साथ बोलना चाहिए कि हाँ तुम ऐसा कर रहे हो तो ऐसे करो। लेकिन ये चीज़ सबके सामने हम दिखा देते हैं कि बच्चे को इंसल्ट फील होता है, तो वो उसके सामने आना भी नहीं चाहता, और दोस्त के सामने इंसल्ट हो गई तो फिर जाहिर सी बात है उन दोनों के अंदर भी मतलब वो उसको चिढ़ाएगा बार बार। और इस चीज का सामना में अक्सर अपनी शिक्षा को लेके करना पड़ता है। जो हमारी प्रेयर की लाइन होती है, कई बार ऐसा होता है कि जिसकी आर्थिक स्थिति किसी बच्चे के घर की खराब है, उसके कारण उनकी ड्रेस में कोई कमी रह गई या फिर जूतों में, इस कारण वो नहीं पहन के आते, तो उनको लाइनों में से जो है निकाल दिया जाता है, चयन कर लेते हैं उनका, और फिर उनके बाद उनसे कूड़ा उठवाया जाता है, या फिर उनको कोई भी ऐसी सज़ा दे दी जाती है जो कि उनके लिए पनिशमेंट होती है। वो उस बच्चे को फिर वो अपना अपमान लगता है, क्योंकि कई बच्चों के बीच में यदि उनसे ये काम करवाया जाता है तो अपने आप उनको फील होता है कि हाँ हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हमारी इंसल्ट हो रही है। जी हमारे पास एक कमेंट आया, कमेंट पढ़ूंगी मैं, जिसमें चंदन प्रजापति ने एक क्वेश्चन पूछा है कि आप अपमान को परिभाषित कर सकते हैं क्या? हाँ, अपमान को परिभाषित कर सकते हैं। अपमान किसे बोलते हैं? जैसे कि हमारी जो भावनाओं को ठेस पहुंचाए, और साथ में जो हम मतलब कि हमें अंदर से तोड़ दें, उसको अपमान कहते हैं। जो हमें बुरा लगे उसे अपमान कहते हैं। जो हमारी मानसिक स्थिति को क्षति पहुंचाता है वो एक अपमान कहलाता है, और इसी को ही अपमान कहा जाता है। बिल्कुल। और इसके साथ हमारा अगला था शिक्षा और कंपेयर। जैसे कि बच्चे हैं, छोटे होते हैं, तो उनके साथ भी लोग ज़्यादातर कंपेयर करने लगते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा है, इनका बच्चा ऐसा है, या फिर वो जो पढ़ने में अच्छा है, बोलने में अच्छा है, इसका व्यवहार ऐसा है। कोई भी घर पे मेंबर आ जाता है या फिर रिश्तेदार आते हैं तो उनके साथ भी मतलब कि जो उनके सामने नहीं बोलना चाहिए, बच्चे की इंसल्ट कर देते हैं कि तुम्हें नमस्ते करने नहीं आता, या फिर तुम्हें अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनके सामने कैसे बात करनी चाहिए, कैसे व्यवहार रखना चाहिए, तुम्हें इस चीज़ का अकल नहीं है। तो ये चीज़ हम पर्सनली उसको समझा सकते हैं, लेकिन ये इस चीज़ की उम्मीद हम अपनों से ही करते हैं। जो हमारे माता पिता है यही हमको सबसे पहले, अगर देखा जाए तो कंपेयर करने की तुलना में यही सबसे पहले हमको लाते हैं। जो भी बच्चा है उसको पहले तो अपने बच्चे को अपने ऐसे समझाइए कि आपके बच्चे को ऐसा ना लगे कि आप उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। जो बात आप उनसे अपने रिलेटिव के सामने बोल रहे, कंपेयर कर रहे हैं उनके बच्चे के साथ, यही बात अगर आप अपने बच्चे को अकेले में ले जाके अच्छे समझाएं, उनके मन की बात ले कि आप क्या चाहते हो, या फिर वो आप अपनी बात उनको समझाएं कि हम क्या चाहते हैं, तो आपका बच्चा वो बहुत अच्छे से समझेगा और उसको अपने अंदर अपने आप को अपमानित भी नहीं समझेगा, और समझेगा कि हाँ मेरे पेरेंट्स मुझे समझते हैं और इसलिए इन्होंने मुझे समझाया, ये मेरे लिए गलत है और ये मेरे लिए सही है। तो ये एक अच्छा तरीका है अपने बच्चे के साथ जुड़ाव करने का, और साथ ही साथ उनको इस अपमान वाली स्थिति से बाहर निकालने का। जी अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो उसमें भी बच्चे का कहीं ना कहीं अपमान किस तरह से होता है कि अगर मान लो कि बच्चे ने फीस नहीं दी, या फिर
मतलब कि वो पढ़ नहीं पा रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उनको क्या पनिशमेंट किया जाता है। और पनिशमेंट छोटी अलग होती है और बड़ी अलग होती है, तो पनिशमेंट के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो कुछ ऐसे पनिशमेंट होते हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है पीछे रह जाता है, उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है और वो अपने आप को ग्रो नहीं कर पाता। तो ये भी वो एक तरीके का उसके अंदर एक ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है कि वो ऐसा व्यवहार करता है कि वो अपने आप को अकेला रखना पसंद करता है। या तो अगर आप उससे कुछ पॉजिटिव बात करें फिर भी उसकी तरफ से आपके पास नेगेटिव ही वाइब आ रही है, क्योंकि वो ऐसे अंदर ही से अपना नेगेटिव हो चुका है कि वो आपको पॉजिटिव कुछ कह ही नहीं सकता है, और वो भीतर ही भीतर ऐसे अपना टूटता जाता है अपने इस अपमान की स्थिति को लेकर, जो कि शायद वो बच्चा ही समझ सकता है जो इस दौर से गुजरता है। जी बिल्कुल सही कहा। तो इसमें भी मतलब कि एक तरह से हम बोलना ये चाहेंगे कि बच्चे का अधिकार है कि उसको अपमानित ना किया जाए, और बच्चा उसको टोक सकता है कि मेरे साथ कोई अगर ऐसे कर रहा है तो वो सामने वाले को टोक सकता है कि आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। क्योंकि ये तो बड़े को भी समझना चाहिए कि सामने जो छोटा बच्चा है उसको इस तरह से अपमानित ना किया जाए। और जी रीनू जी, ये बात से मैं बिल्कुल सहमत करती हूँ आपकी इस बात से। ये होना चाहिए और ये हुआ है, और ऐसा होना जरूरी था और जरूरी है आगे चल के भी, कि अगर यदि आपको किसी का मिसबिहेव लगता है तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन उठाएं, उस पर अपने राइट्स पर फोकस करें। जी एक और कमेंट पढ़ूंगी, इसमें लिखा हुआ है कि क्या सामने वाले की झूठे सम्मान को बनाए रखने के लिए कुछ कहने को भी अपमान कहेंगे। ये भी चंदन प्रजापति का क्वेश्चन है कि क्या सामने वाले के झूठे सम्मान को बनाए रखने के लिए कुछ कहने को भी अपमान कहेंगे। कुछ कहने में कुछ भी आ सकता है कि क्या हम बोल रहे हैं तो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसको तो हम मतलब कि जो बातें होती है उसी पे डिपेंड करता है कि हम क्या बोल रहे हैं। जी आगे हम बात करते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक है कि बच्चे का जो दूसरा अधिकार है शोषण से सुरक्षा व उपेक्षा से मुक्ति का अधिकार। शोषण की अगर हम बात करते हैं तो ये हमने पहले भी चर्चा की थी, और इसमें शोषण के अंदर लेके जैसे कि घर में कैसे बच्चों का शोषण होता है या फिर हमारे समाज में, तो इन सब पे थोड़ा सा बात करेंगे। अगर हम बच्चे का शोषण अगर हम घर से लेके करते हैं, पहले भी बताया था कि घर में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं जाने अनजाने में वो भी बच्चों के साथ शोषण ही करते हैं कि बच्चा छोटा हैगा और घर की लड़ाई हो रही है, घर की लड़ाई में बच्चे मतलब पेरेंट्स तो लड़ रहे हैं, साथ में जो पेरेंट्स होते हैं जैसे कि कोई ड्रिंक करके आ गया तो फिर वो क्या कहते हैं कि अपने छोटे बच्चे को भी उसमें गाली गलौज करते हैं या फिर मार भी देते हैं। तो एक तरह से शोषण है, उसमें भी आ जाता है, पर ये बहुत छोटा है शोषण के लिए, पर ये दुर्व्यवहार में सबसे फर्स्ट आता है। क्योंकि यदि पेरेंट्स की लड़ाई हो रही है उसमें आपके बच्चे का कोई कसूर नहीं है, वो तो आपकी लड़ाई को देख के अपने अंदर अंदर ऐसा हो रहा है कि क्यों मेरे माता पिता के साथ मेरे माँ बाप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, और उसको दुख होता है कि इनका रिश्ता ऐसा कैसे हो रहा है। और अगर उस दौरान आप जो व्यक्ति है वो ड्रिंक करके आ रहे हैं, वो अपनी वाइफ के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, उनके साथ घरेलू हिंसा कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर वो अपने बच्चे के साथ भी इस गलत लैंग्वेज में बात करते हैं, उनको जो है धुतकारते हैं या फिर किसी भी तरीके से हानि पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, तो ये भी एक दुर्व्यवहार ही है। जी अगर ये तो परिवार की बात थी, अगर हम समाज की तरफ जाते हैं तो समाज भी बच्चों के साथ कैसे दुर्व्यवहार करता है कि वो मतलब कि सामने अगर कोई बच्चा है और वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको प्यार से समझाने की जगह, ऐसा सभी लोग नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, तो मतलब उसको समझाने की जगह उसको या तो डायरेक्ट थप्पड़ मार देते हैं या फिर गाली गलौज भी करते हैं। ऐसा अक्सर जब देखा जाता है रीनू जी, जब उनका बच्चा होता है तो वो अपने बच्चे की सपोर्ट में होते हैं और अपने बच्चे की तुलना में दूसरे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जैसे कि उनको खींचकर मार देना या फिर उनको डांटना धमकाना या उनके पेरेंट्स के पास ले जा करके ही उनको उल्टा ही डांट खिलवाना, चाहे उस बच्चे की गलती है चाहे ना है, इसका भी उस बच्चे पर बहुत ही गहरा दुर्बल प्रभाव पड़ता है और ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है। जी और साथ में समाज में मतलब कि ये भी हम ले सकते हैं कि जो बच्चा है उसके साथ दुर्व्यवहार में कि उनके जो मानसिक रूप से कैसे उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको गलत बोल के, और साथ में
शोषण में हम ये भी ले जी, सकते हैं कि उसका रंग भेद ले सकते हैं हम, जैसे कि रंग रूप होता है उसको लेके कई लोग टोंट करते हैं कि ये तू ऐसा है या फिर ऐसा है, जो भी करके कि उस बच्चे को नीचा गिराया जाता है कि उसके लुक को लेकर के, उसकी चाल डाल को लेकर के, या फिर उसका जो भी जैसा बिहेवियर है उसको लेकर के उसको पॉइंट किया जाता है, जिसके कारण वो अपने बॉडी को ही लेकर के एक तरीके से वो होता है कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों करे, ये दुर्व्यवहार की कैटेगरी में आता है। और साथ ही साथ मैं उनके लिए भी कहूंगी, जैसे विकलांग बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे जो हॉस्पिटल्स की लाइन में लगे होते हैं, जिनके माता पिता उस समय शायद लाइन में ना लगने की स्थिति में हो या फिर कुछ भी हो, लगा दिया जाता है, तो उस बच्चे को पीछे कर करके या फिर उसको धक्का उक्का दे करके पीछे के लाइन के लोग भी आगे चले जाते हैं। वो भी एक तरीके का बहुत ही गहरा दुर्व्यवहार है उस बच्चे के साथ, क्योंकि जिस तरीके से आपको जल्दी है शायद उस बच्चे को आपसे भी ज़्यादा जल्दी हो, तो इस तरीके का व्यवहार ना करके जो विकलांग हैं, जो अपने शरीर से नहीं सक्षम है, उनको आगे करके, और आप खुद भी पीछे हट सकते हैं क्योंकि उनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। जी, कुछ लोग तो इसका ऐसे बच्चों का मजाक भी उड़ाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, कि वो ऐसे मतलब कि देखता है या फिर इस तरह से चलता है, तो ये बहुत ज़्यादा गलत होता है, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। और अगर हम शारीरिक शोषण की बात करें तो जो गुड टच और बैड टच में आता है कि एक बच्चा कैसे मतलब कि उसके साथ बैड टच होता है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ये बात मुझे लगता है कि एक माँ से अच्छा कोई नहीं समझा सकती है। टीचर बाद में आएंगी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी जो माता पिता है वो उस बच्चे को अपने तरीके से बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि उनके साथ क्या गुड टच है और क्या बैड टच है, और ये बच्चा अपने आप भी समझने लग जाता है, उसको फील हो जाता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। जैसे कि उनके कोई पर्सनल सॉरी जो भी उनके साथ कुछ गलत तरीके से टचिंग होती है, उस चीज़ को फील करता है, उसको लगता है, तो वो उसको वहाँ पर रोक सकता है उस व्यक्ति को, और अपने माता पिता को इस बारे में बता सकता है। जी, एक बच्चे को इस तरह की कुछ वीडियोस भी दिखाने चाहिए कि कैसे मतलब कि हमें खुद को सेफ रखना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ बाहरी जो इंसान है, जो मतलब कि या तो हमारे घर में ही है, वो किस तरह से अगर हमें टच करता है तो हमें कैसा फील होता है, अगर हमें बुरा फील होता है तो हम उसे डायरेक्ट मना करें, या फिर वो हमारे साथ बुरा बोलता है तो हम उसको भी अपने सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताएं, फ्रेंड्स को बताएं। और जो हमारे जैसे कि जी, जैसे अगर हमारे साथ कोई व्यक्ति है जिसके साथ हमारे माता पिता ने हमें छोड़ दिया, वो उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो भी यदि आपके साथ आपके जो पर्सनल पार्ट्स होते हैं उन पर अगर वो टचिंग करता है और आपको लगता है कि ये गलत है, तो राइट है, ये गलत है, बिल्कुल इसका अधिकार किसी को नहीं है। इसके लिए आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, अपने माता पिता से इस बारे में डिस्कस करें कि वो आपको समझा सके, और उस व्यक्ति की भी जांच पड़ताल करें कि उसने ऐसा क्यों करा, उसके मन में क्या था, उसके वो क्या करना चाहता था। क्या पता अगर आप इसको इग्नोर करते तो आगे चल के क्या साबित हो सकता है, ये बहुत ही बुरी दुर्घटना बन सकती है। जी, कई बार घर में ही मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कि प्यार से बहला फुसला के बच्चों को ले जाते हैं, चॉकलेट्स वगैरह देते हैं, क्योंकि बच्चों को तो पता नहीं होता है, तो वो उनके झांसे में चले भी जाते हैं और उनके साथ वो गलत करते रहते हैं, उनका शोषण किया जाता है, और वो एक बार नहीं, वो कई बार होता है। और बच्चा डर के मारे जो भी है कि हमारे को गलत ठहराया जाएगा, बच्चे के अंदर सबसे पहला डर होता है, क्योंकि वो अपने से बड़े के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि बड़ा जो है वो उसको धमका करके वैसे ही बैठा देगा। उसका सबसे जो आपके बच्चे के साथ गलत करता है, उनका सबसे पहला यही होता है कि तुम्हारे माँ बाप को बता दूंगा। वो क्या बताएंगे, वो यही बताएंगे कि पढ़ाई नहीं करता है, या यहाँ कुछ चीज़ आपके बच्चे ने चुरा के खा ली है, उसको खाने की चीज़ मिल गई हो तो उसने आपको बताया ना हो, या फिर जो आपने उनको मना करा वो खेल कूद कर रहे हो, उस चीज़ का फ़ायदा वो व्यक्ति उठाता है और वो उसके साथ शोषण करता है। उसके बाद वो आप ही की जो दबाई हुई चीज़ें होती हैं उसी से आपके बच्चे को ब्लैकमेल करता है, और उसके बाद में आपका बच्चा उस डर के कारण अपने जीवन में सबसे बड़े डर के तरफ बढ़ता जाता है, और वो आपको ये चीज़ बता भी नहीं सकता है, और आप उसको जानने की कोशिश भी नहीं करते। आपको लगता है कि शायद ये डर के ये कुछ नहीं बता रहा क्योंकि ये नालायक है, या इसके कुछ करने के जी में नहीं है, ये आलसी है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने बच्चे के अंदर देखिए कि उसके अंदर क्या ऐसा डर बैठा हुआ है जिसके कारण वो आपसे खुलकर बात नहीं कर रहा है, या उसको अकेला रहना पसंद आ रहा है, वो चुप चुप रहता है, किसी से बात नहीं करता, खाना नहीं खाता है, या रोता रहता है अकेले में। इस तरीके की चीज़ें बहुत ही गलत होती है। जी, तो
तो मतलब कि पेरेंट्स को भी जागरूक होना चाहिए कि वो मतलब कि अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है, पता नहीं कर पा रहा है या हमें नहीं बता रहा है, तो हम उसको मतलब कि खुद से पहचाने कि कैसे उसके साथ क्या हो रहा है, गलत तो नहीं हो रहा कुछ। तो पेरेंट्स को बहुत जरूरी है ये जागरूक जो रहना। शोषण की प्रक्रिया ये हमारे देश ही में नहीं है, ये बाहर बाहर से देश से हुए, जैसे कि बांग्लादेश हो गया या उड़ीसा हो गया, असम हो गया, ऐसे ऐसे जगह पर जो है बच्चों को बेचा जाता है एक तरीके से। वहाँ से उनको खरीद करके ला करके उनके साथ फिर ये सब करा जाता है, उनकी वीडियो वायरल करी जाती है। और अधिकतर जो वीडियोस होती हैं जो गलत होती हैं वो बच्चों के साथ ही बनाई जाती हैं। उसके बाद उनको जो एडिटिंग करके उन पर बड़े का फेस लगा दिया जाता है, उनको जूम करके दिखा दिया जाता है ताकि उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना उठे। लेकिन उसमें उस बच्चे का क्या जो इस सब चीज़ों से वो निकल रहा है, वो क्या उसमें फील कर रहा है, वो आपको नहीं बता सकते। और ऐसा हमारे देश में भी होता है, और जरूरी नहीं कि बाहर देश में ही हो रहा है, ये हमारे समाज में भी है। हर दूसरे तीसरे घर में आपको ये मिल जाएगा। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी दबी होती है जिसको आपको ढूंढने की ज़रूरत है। यदि आप ढूंढेंगे तो हमारे आसपास ही इतने अपराध हो रहे हैं जिसका सामना करना शायद उस बच्चे के लिए मुश्किल है, लेकिन अगर आप एकजुट होते हैं तो इस चीज़ को रोका जा सकता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी के साथ हम सुरक्षा का अधिकार में ही थोड़ा सा और बात करेंगे। आर्टिकल्स जो इसके बारे में लिखे हुए हैं, तो उस पर अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल लिखा गया कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि बच्चे की उचित रीति से देखभाल हो रही है तथा बच्चा अपने अभिभावक से या अन्य व्यक्ति से जो उसका पालन पोषण कर रहे हैं उनकी हिंसा, दुर्व्यवहार व उपेक्षा से सुरक्षित रहे। तो इसमें सरकार का भी रोल है कि बच्चे का जो देखभाल हो रहा है फैमिली वाले कर रहे हैं या फिर किसी मतलब कि सरकारी जो होते हैं एनजीओज वगैरह उनके द्वारा किए जा रहे हैं। तो सरकार का भी इसमें रोल है और साथ में फैमिली का भी रोल है कि बच्चा जहाँ पे हमने भेज रखा है उसकी देखभाल करने के लिए, तो क्या वो बच्चा सुरक्षित है, या फिर किसी फैमिली में अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो कोई उसके साथ कार्यवाही कर रहा है, तो सरकार का इसमें बहुत ही बड़ा रोल है कि वो उसको देखे और उसके लिए कड़ी कार्यवाही करें। जी। और अनुच्छेद 32 में है, सरकार बच्चे को ऐसे कार्य से सुरक्षित रखेगी जो खतरनाक हो या जिससे उसके स्वास्थ्य या शिक्षा प्रभावित होती है। इसमें जैसे बाल मजदूरी करवाई जाती है बच्चे को, जो कि उसमें भारी काम उससे करवाए जाते हैं जो उसके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होते हैं, उसके स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और इसमें आपका बाल विवाह भी आ जाता है क्योंकि बच्चा उस समय शारीरिक रूप से तैयार नहीं होता है, इसमें भी उसके स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना बहुत रहती है। जी, स्वास्थ्य तो बिगड़ता है, पूरी लाइफ उसकी ख़राब हो जाती है। और मतलब कि उनके साथ बच्चों की जो शिक्षा ग्रहण करने की जो उम्र होती है उसके नाम पे काम करवाया जाता है। घर की आर्थिक स्थिति खराब है तो उसको पूरा करने के लिए बच्चों को 15 साल, 16 साल या 14 साल में, 12 साल में ही काम पे लगा दिया जाता है और उनसे भारी काम करवाया जाता है। इससे जो उनका शारीरिक विकास, कहीं ना कहीं मानसिक विकास, हर जगह फ़र्क पड़ता है। तो ये देखना पड़ेगा कि कैसे मतलब कि हमें अपने बच्चे को शिक्षा, जब हमें विकास के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ देना चाहिए। ये नहीं कि मतलब कि अपनी थोड़ी सी खुशी के लिए उनका पूरी लाइफ ख़राब कर दें। जी। अनुच्छेद 36 में बच्चे को उसके विकास को प्रभावित करने वाली गतिविधियों से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। बच्चे बिल्कुल ठीक है कि बच्चों की जो विकास में जितनी भी गतिविधियां, जैसे कि उनके विकास के लिए जो भी हमें मतलब कि बच्चों को देना चाहिए वो चीज़ मिलनी ही चाहिए। जैसे कि उनका पालन पोषण हो गया, स्वास्थ्य और एजुकेशन, ये सारे मतलब कि बच्चों को टाइम टू टाइम जिस टाइम मिलने चाहिए वो सब देना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। उनके आने वाले भविष्य में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है कि यदि उनका विकास ही अच्छे से नहीं होगा फिर वो आगे चल के अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, वो अपने मानसिक रूप से भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं रहते हैं। जी। अनुच्छेद 35 में सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि बच्चों का अपहरण तथा विक्रय ना हो। और ये चीज़ है कि बच्चों का जो आजकल बहुत अपहरण हो रहा है और साथ में अपहरण करके उनके साथ गलत भी करते हैं, उनको दूसरे देशों में बेचा जाता है। और ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे कि कुछ यहाँ पे भी एक केसेस आया था कि 3-4 लड़कियों को अपहरण कर लिया गया था, तो उनका मतलब कि बहुत ही छानबीन किया गया था और कहीं पे उनको रख दिया गया था। और छानबीन करने पे पता चला कि उनकी जो प्लानिंग चल रही है, जिन्होंने उनका अपहरण किया था, प्लानिंग चल रही थी उनको कहीं और बेचने की, लेकिन मतलब कि खोजबीन करने के बाद उनको बचा लिया गया।
तो ये चीज़ तो बिल्कुल और गलत इसको है। रोकने के लिए सबसे पहले तो स्कूल से ही शुरुआत होगी, उनके माता पिता से, कि आप अपने बच्चे को टाइम टू टाइम स्कूल भेजते हैं तो आप जाए, जब आप उनको स्कूल भेजने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं, तो पहले आप ये सुनिश्चित कर ले कि आपका बच्चा इस क्लास तक पहुंच गया या नहीं, और छुट्टियों से पहले वहां पर पहुंच जाए, ताकि आपके बच्चे को कोई इस तरीके की क्षति पहुंचाने की कोशिश भी ना करे कि आपके पहुंचने से पहले कुछ ऐसा हो जाए। छुट्टी से पहले आप उनके पास पहुंचे और उनको सुरक्षित करके अपने घर तक लेके आए। जी। इसके बाद है अनुच्छेद 11 के अंदर, यदि बच्चे को गैर कानूनी तरीके से अपने देश से बाहर ले जाया जा रहा हो तो उसको सरकार को उसको रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है कि बच्चे को मतलब कि जैसे कोई बाहर ले जा रहा है, साजिश कर रहा है कि बच्चों को बाहर ले जाके बेचा जाएगा, जी, वो तो उनका फ्रॉड कुछ पासपोर्ट साइज सब कुछ बना लेते हैं कि वो एक 2 नंबर के काम होते हैं जिसमें उनका सब कुछ कर दिया जाता है, जारी काम होते हैं उसमें, और उसके बाद उस बच्चे को बड़ा दिखा करके उस देश से दूसरे देश में ले जाया जाता है, फिर उनका गलत इस्तेमाल होता है, मिसयूज किया जाता है उन बच्चों के साथ। जी। तो ऐसे मतलब कि बहुत ज़रूरी है कि सरकार को देखना है कि कहीं मतलब किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो रहा हो, तो बहुत ही देखभाल करने की ज़रूरत है। ये सरकार का ही काम नहीं है, ये समाज के सभी नागरिकों का काम है। साथ में आर्टिकल 34 में सरकार को चाहिए कि वो बच्चे को लैंगिक दुर्व्यवहार से सुरक्षित रखे। ये जी, ये शोषण में ही आ गया जो कि लैंगिक दुर्व्यवहार से सुरक्षित रखना, और ये वो रखते भी हैं। जिस तरीके से उन पर ध्यान दिया जाता है बच्चों पर, तो फिर उनके साथ ये सब नहीं होता है। जिन बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता उन्हीं का ही मिसयूज होता है इस चीज़ में भी। जी। और बहुत ज़्यादा हो रहा है ये चीज़, और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा ये बढ़ता ही जा रहा है कि बच्चों के लैंगिक शोषण पे ये मतलब गर्ल्स पे ही नहीं, बॉयज़ को भी लें तो उनके साथ भी गलत हो रहा है। और ये बॉयज, मैं कहूंगी कि गर्ल्स है या वुमेन है, वो अपनी जो कहानी है, अपने साथ जो बीता होता है, उनकी आप बीती होती है, वो अपने दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ वो साझा कर लेती हैं। लेकिन बॉयज और जो मैन है वो ऐसा नहीं करते हैं। वो अपने आप को इस चीज़ के लिए सही नहीं समझते कि हम बता देंगे तो हमारी जो इमेज है वो डाउन हो जाएगी। तो इस चक्कर में उनके आंकड़े पता ही नहीं चलते कि ऐसा क्या कितने लोगों के साथ हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये बराबरी के ही आंकड़े पर चल रही है, बस इतना है कि इनका पता चल जाता है और वो अपने आप को बताना सही नहीं समझते हैं। बिल्कुल सही कहा। बच्चे से किसी प्रकार निर्दयता पूर्वक अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, साथ ही बच्चे को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। जी, जैसा कि स्कूलों में मैंने आपको बताया था कि स्कूल में ऐसा किया जाता है और ये सही नहीं है, क्योंकि उससे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है बच्चे की लाइफ पर। जी। बच्चों को मारपीट करना या फिर उसका अपमान करना, कि एक तो होता है कि नॉर्मली होमवर्क नहीं करके लाया तो हम उसे डांट के या फिर मतलब कि उसको प्यार से समझा भी सकते हैं, और दूसरा ये होता है कि ज़्यादा उसको पनिश करना और पीटना, ऐसे मतलब कि जो डंडा होता है उससे मारना, तो उससे निशान पड़ जाते हैं। तो ये पहले ज़्यादा होता था, अभी तो इतना नहीं हो रहा। तो इसलिए बच्चों का इससे अपमान होता है जो कि नहीं होना चाहिए। भी एक बहुत बड़ा अपमान है उनके साथ। अगर उनकी शारीरिक हिंसा हो रही है तो इस चीज़ को भी उनके बहुत ठेस पहुंचती है उनके दिल को कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, और वो इस चीज़ को जाहिर भी नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है। जी। यदि बच्चे पर कानून तोड़ने का आरोप है तो बच्चे को कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। बच्चे को कारागार में वयस्कों के साथ नहीं रखा जाना चाहिए। ठीक है, ये आर्टिकल 40 में दिया गया है कि बच्चा अगर कानून तोड़ता है, कुछ गलत करता है, चोरी चकारी करके आता है, तो उस पर अगर हम कानूनी कार्यवाही करते हैं तो उसमें भी उसको कानूनी सहायता मिलती है और उनको कारावास में नहीं रखा जाता। कि यदि आपके यहाँ पर कोई बच्चा है जिसने चोरी कर लिया, आपको नहीं पता कि उसने चोरी अपने कारण से की है या उसके साथ उसको ऐसा करने पर मजबूर करा गया है, उसने किस कारण से करा है, क्योंकि ऐसा करवाने में कई लोग बाहर से जिम्मेवार होते हैं जो कि खुद ना करके बच्चे को इसका निशाना बनाते हैं। और यदि वो बच्चा पकड़ा जाता है तो जो उनके समाज के जो आसपास के लोग होते हैं वो उसके साथ बहुत हिंसा करते हैं, उसके साथ शारीरिक हिंसा करते हैं, उनको मारते हैं बुरी तरीके से, उनका ब्लड वगैरह खून सब निकाल देते हैं, इतनी ऐसे मारते। पुलिस आती है और पुलिस का भी अधिकार नहीं है कि वो आकर के जो भी पुलिस कर्मचारी है वो उस बच्चे के ऊपर हाथ छोड़े या फिर उसको लेके किसी अन्य कार्यवास में ले जाके डाल दे। ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। यदि इस स्थिति में बच्चे ने कोई गंभीर कुछ ऐसा कांड कर दिया है जो कि इस स्थिति में उसको कारावास होना चाहिए, तो वो उसको उस अपराध के लिए अंदर कर सकते हैं। जी।
बच्चे को कारागार में वयस्कों के साथ नहीं रखा जाना चाहिए और हर स्थिति में उसको अपने परिवार के संपर्क में रहना चाहिए। केवल अत्यंत गंभीर अपराध के मामले में ही बच्चों को कारावास का दंड दिया जाना चाहिए। इसमें जेजेबी की भी बात करते हैं। जेजेबी जो जेजे एक्ट है उसके अंदर बच्चों को देखभाल के लिए रखा जाता है और एक स्पेशल मतलब रखा जाता है जो बच्चों को देखते हैं। उसके साथ ही जो भी उनके साथ किया जाता है तो बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो भी उनके साथ होते हैं और उनको हर एक चीज़ की सूचना टाइम टू टाइम देते रहते हैं और परिवार के सुझाव से ही वो आगे उसकी कार्यवाही करते हैं। मतलब लगातार अपने माता पिता के संपर्क में या अपने रिलेटिव में जिससे भी वो जानता है उनके साथ उसको रहना होता है। जी, तो मतलब बच्चों का जो अगर अपराध करते हैं चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बड़े के मुकाबले छोटे बच्चों को वैसा दंड नहीं दिया जाता है। बच्चों के लेवल पे ही किया जाता है। उनको सबसे पहले सुधारने की कोशिश किया जाता है कि वो सुधरे और जैसा मतलब कि एक बच्चों वाला माहौल दिया जाता है और साथ में एजुकेशन भी जो उनका कारावास होता है वहाँ पे उनको सारी सुविधा दी जाती है ताकि उनको सुधर भी जाएं और उनको लगे भी ना कि उनको दंड दिया जा रहा है। जी, सुरक्षा के अधिकारों में ये तो था कि मतलब क्या क्या उनके अधिकार होते हैं। साथ में हम इस पे बात करेंगे कि क्या बच्चों की कुछ जिम्मेदारियां हैं कि उनको अधिकार तो मिले हैं, साथ में उनकी भी क्या कुछ जिम्मेदारियां हैं कि अपने अधिकारों का उल्लंघन ना करें और उसका सम्मान करें। जी, तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो यदि हर बच्चे का उसके जाति, धर्म, भाषा, उम्र, सामाजिक या राष्ट्रीय स्थिति से परे समान अधिकार है तो उन्हें भी एक दूसरे का सम्मान करना सीखना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे मतलब कि अधिकार मिल गया है कि बच्चों को सम्मान देना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो बच्चों का भी फर्ज बनता है कि वो ऐसा कुछ करे ही ना कि उनको मतलब कि इस तरह से कोई कुछ बोले। तो जैसे कई बच्चे इस चीज का नाजायज फायदा उठाते हैं और वो गलत कार्य करते हैं जिसके कारण उनको डांटना भी पड़ जाता है। तो बच्चे ये ना सोचे कि अगर उनको अधिकार दे दिया गया है तो उसका वो नाजायज फायदा उठाएं, ये बहुत ही गलत है। जी। अगर हर बच्चे को लड़ाई झगड़े, अत्याचार, शोषण व उपेक्षा से बचाव का अधिकार है तो उसे भी किसी बच्चे को न परेशान करना चाहिए, न नुकसान पहुंचाना चाहिए। जी, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो परेशान करने वाले होते हैं वो अधिकतर बड़े बच्चे होते हैं। उनकी उम्र से जो थोड़े बड़े होते हैं वो उनको सताते हैं कि हम तुमसे बड़े हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि बड़े बच्चे छोटे बच्चों के मुकाबले काफ़ी दुर्व्यवहार करते हैं, उनको डांटते हैं। जैसे कि किसी का भाई है और उसके भाई को मार दिया छोटे को, तो वो अपने बड़े भाई को लेके आता है उस छोटे बच्चे को डराने के लिए कि मेरा भाई मुझे ऐसा मारा। तो ये भी एक इस तरीके का कुछ बच्चे जानबूझ के ऐसा करते हैं, छोटे को मतलब परेशान करते हैं, उनके साथ गलत करते हैं। तो ये चीजें भी नहीं करना चाहिए। जिम्मेदारी बनती है कि यदि आपके पास ये अधिकार है कि आपको कोई परेशान ना करे तो उस बच्चे के पास भी ये अधिकार है कि आप उनको परेशान ना करें। जी, ऐसा तो ज्यादातर स्कूलों में होता है। स्कूलों में बहुत सुना है कि पड़ोस में भी होता है। जैसे खेल खेल में बच्चे काफी एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, जिसके कारण ये होता है कि उनको अकेले में ले जाकर के उनके बड़े भाई हैं जो उनको धमकाते हैं। स्कूल कॉलेज में जो नए बच्चे आते हैं, छोटे होते हैं, मतलब कि जो सीनियर जो होते हैं वो अपने से जूनियर को कितना परेशान करते हैं, उनको हर तरह से टॉर्चर करते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जी। अगर बच्चों को साफ वातावरण का अधिकार है तो उन्हें अपनी ओर से हर वो काम करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे वातावरण साफ रहे। जाहिर सी बात है कि अगर बच्चा मतलब कि खुद ही बार बार किसी से लड़ाई करेगा तो उससे वातावरण तो खराब हो गई। तो उनका भी, बच्चों का भी फर्ज है कि वो अपने वातावरण को सही रखे। और साथ ही साथ इसमें वातावरण में एक साफ सफाई की भी जिम्मेदारी आती है, जो कि बच्चे कई बार ऐसा होता है खेल खेल में ही बहुत गंद कर देते हैं। अपने आसपास में ही पार्क हो गए जो कि आपके अड़ोस पड़ोस का ही एरिया हो गया, उस सबको भी इस तरीके का ना करके और अपने आसपास साफ सफाई भी रखे। इससे भी आपका वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। जी, थोड़ा सा कमेंट पढ़े। पूनम जी ने एक कमेंट किया है कि मेरा एक सुझाव, ये एक अनुभव है। यदि बच्चा विद्यालय में फीस नहीं दे पाता तो उसकी पूरी कक्षा के सामने जलील ना किया जाए,
उनके माता पिता से संपर्क किया जाए। जी, हाँ, बिल्कुल ये सही बात। उसका एक तरह से अपमान हो जाता है बच्चे का कि सबके सामने जलील किया जाता है और कि बच्चे को आपने एक फीस तरीके नहीं का दी। बहाना मिल जाता है स्कूल ना जाने का, क्योंकि पेरेंट्स कई बार ऐसा होता है कि ये सैलरी बेस पर होता है, उनके घर में इतना नहीं होता कि वो फीस दे दो फिर उसके अपने घर का खर्चा चला सके। तो उस दौरान वो अपने बच्चे की फीस नहीं दे पाते, थोड़ी लेट हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, टीचर जो है ना उनको बार बार इस चीज़ के लिए ब्लैकमेल करते हैं कि आप फीस नहीं लेके आओगे तो कल से स्कूल मत आना, और सबके बीच में एक बच्चे को खड़ा कर देना, फिर उसको इस तरीके से उसका अपमान करना कि आप फीस नहीं दे रहे हो, इतना टाइम हो गया, इस तरीके का ना करके हर बच्चे का कांटेक्ट होता है टीचर के पास। उनके माता पिता से डायरेक्ट बात करें कि क्यों ऐसा हो रहा है, फीस क्यों लेट आ रही है। इससे उस बच्चे की जो पढ़ाई है उस पर भी कोई उस पर असर फर्क नहीं नहीं होगा, पड़ेगा। और वो बच्चा छुट्टी नहीं करेगा डर के मारे कि टीचर अगले दिन जाएंगे तो फीस मांगेंगी, और इससे बहुत ही सुधार होगा बच्चे के जीवन में। बच्चों के साथ जो उनके फ्रेंड्स वगैरह वो भी उनको चिढ़ाने लगते हैं कि फीस नहीं दी, और बच्चे को तुम्हारे खुद घर अपने वाले। आप में ऐसा जलील हाँ, फील करता अपमानित है वो। फील करता जी, है। हाँ। अगर बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वे जितना संभव हो सके सीखें और दूसरों के साथ उस ज्ञान को भी साझा करें। तो कुछ लोग, हाँ, ऐसा हैगा कि बच्चे जो हैं उनको एजुकेशन तो मिलती है लेकिन उसका वो फ़ायदा उठाते हैं, उनका ट्यूशन भी लगवा दिया जाता है, स्कूल भी भेजा जाता है, लेकिन उनका मन नहीं लगता, वो खेलने में ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं और इसका फ़ायदा उठा ट्यूशन तो जाते हैं लेकिन वो इंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत और है। अब तो स्कूलों में भी एक ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, अगर यदि किसी बच्चे को की मैथ अच्छी है तो उसके साथ 4-5 बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है कि आप इनसे सीखोगे, आप इनको समझाओगे। एक उनको प्रोजेक्ट दे दिया जाता है जो बच्चा उसमें सही होता है, क्योंकि एक टीचर से अच्छा एक दोस्त उसको समझा सकता है। बच्चे से बहुत जल्दी सीखते हैं, कोई भी चीज़ होती है जो कि टीचर उनको नहीं समझा सकते, तो वो बच्चे आपस में एक दूसरे से डिस्कस करके उस बात को समझ लेते हैं। तो उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है कि आप एक दूसरे को साझा करें जो भी आपको आता है। इससे उन बच्चे की जो है पढ़ने की स्किल वो भी अच्छी हो जाती है और वो उस चीज में रुचि भी लेने लग जाते हैं, क्योंकि वो फ्रेंड सर्कल हो जाता है एक तरीके का उनका। हाँ, अपनी नॉलेज को तो मतलब बताना चाहिए, क्योंकि नॉलेज जब हम किसी को शेयर करते हैं तो वो एक तरह से इंक्रीज ही होती है, कभी भी घटती नहीं है। और इसका एक एग्जांपल मैं भी देना चाहूँगी कि हम लोग जब 5th क्लास में थे तो हम सारे फ्रेंड्स जो है एक दूसरे के घर पे जाके ग्रुपिंग में पढ़ते थे। इससे हमारी स्टडी अच्छी होती थी। मैथ अगर ले लिया, एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उसमें मैथ के सम्स जो है अगर एक को नहीं आता तो वो दूसरा बता देता है। इससे हमने मतलब कि ट्यूशन भी नहीं लगा और आपस में ही हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे। जी, कि हम डायरेक्ट अपनी टीचर से कुछ अगर हमारे क्वेश्चन होते तो वो पूछने से डरते हैं कि मैम का आगे से क्या रिएक्शन रहेगा, मैम का क्या आंसर होगा उसके लिए। लेकिन एक फ्रेंड हमारी ऐसी होती है कि वो अगर हमें डांट के भी समझाते तो हम उसको भी मजाक में ले जाते हैं और हम उस चीज को समझ लेते हैं, सीख भी लेते हैं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो डरते नहीं, वो डायरेक्ट मैम से बात करते हैं, वो मैम से पूछते हैं, फिर उनके दोस्त उनसे पूछते हैं। ये अक्सर स्कूलों में होता है, ट्यूशंस में होता है कि बच्चे की खुद की मतलब उतनी नहीं हो पाती कि वो जाके खुद अपना मैडम से बोले, उनका कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता है। लेकिन किसी बच्चे का होता है जिसके द्वारा वो और चीजें सीख जाते हैं। जी, शेयरिंग बहुत अच्छा। और अभी तो क्या कहते हैं, कुछ बच्चे इसका फ़ायदा इस तरह से उठाते हैं कि वो स्कूल तो जाते हैं लेकिन वहाँ से बंक कर जाते हैं। जी, आपने कभी किया है बंक? नहीं, मैंने कभी नहीं किया है, बिकॉज मुझे इस स्टडी में बहुत रुचि रही है, इसलिए मैंने ऐसा कभी नहीं किया और ना मैंने किसी को करने की ऐसी सलाह दी है। जी, क्या आप लोग भी किसी ने मतलब कि ऐसे फ़ायदा उठाए कि स्कूल जाके फिर वहाँ से बाहर चले गए और फिर घूम रहे हैं या फिर मूवी देख रहे हैं? तो आप भी बताइए किसी ने अगर ऐसा किया तो। और ऐसा होता है रीनू जी, अक्सर ये जो फ्रेंड सर्कल होते हैं, ये ग्रुप्स होते हैं, इनमें यदि आपके पास 3 बच्चे अच्छे हैं, अगर उसमें एक भी बच्चा ऐसा निकलता है तो वो एक को जोड़ता है, वो उसके साथ दूसरे को, फिर चौथा अपने आप ये सोच लेता है जब ये 3 तो मैं क्यों नहीं। हाँ, संगति का असर हो जाता है तो सब उसको में। कहते हैं आसपास का जो है असर वो पड़ता है, फिर वो भी उनके साथ, तो एक के साथ साथ 4 से ही वो चारों के चारों बंक हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत है। यदि आपके पेरेंट्स आप पर विश्वास करके आपको ट्यूशन लगा रखा है आपका और आपको स्टडी करने के लिए स्कूल भेज रहे हैं, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। क्या पता कभी ऐसा ना हो जाए कि आपके इस फ़ायदे की वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ जाए। जी, अब हम नेक्स्ट पूछते हैं कि अगर हर बच्चे को बेहतर जीवन जीने का अधिकार है तो उन्हें ऐसे बच्चों की भी मदद करनी चाहिए जो किसी कारणवश अच्छा जीवन नहीं जी पाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि उनकी लाइफ में मतलब कि बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, वो अपनी लाइफ अच्छी नहीं जी पाते। तो जो अच्छी लाइफ जी रहे हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो ऐसे बच्चों की हेल्प करें। हमारे जैसे कि कुछ लोग बच्चे होते हैं कि अपने सेविंग जो होती है उससे गरीब बच्चों का हेल्प करते हैं।
और ऐसा टीचर्स भी मैंने देखा है गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, कैसे भी जो टीचर भी, जो बच्चा आपकी आर्थिक स्थिति से परेशान होता है, वो अपने घर से अपने बच्चे की ज्योमेट्री बॉक्स हो गई या उनके रजिस्टर पेन, जो भी पढ़ाई का सामान हो गया, या फिर जो उनके बच्चे के काम का नहीं है लेकिन वो यूज़ हो सकता है, वो उस गरीब बच्चे को देते हैं जिसका वो इस्तेमाल कर सके और अपने लिए कुछ अच्छा मतलब सीख सके उससे। ऐसा होता है, टीचरें कई मदद करती हैं, बैग्स वगैरह ऐसा कर देते हैं कि बच्चे को खुशी भी होती है और वो और पढ़ने में रुचि दिखाता अपनी। जी, जीवन जीने के अधिकार में हम शोषण से भी रिलेटेड लेंगे कि बच्चे मतलब कि कुछ जो होते हैं बहुत उनको नॉलेज नहीं होती, वो किसी अपने शोषण में मतलब फंसते चले जाते हैं, तो सामने वाले का जिसको नॉलेज है और जो उसको मतलब कि हेल्प कर सकता है, उसको उस चीज़ की नॉलेज देने में और उसको बचाने में। जी, अगर बच्चों को विचार व धर्म की स्वतंत्रता है तो उन्हें भी दूसरों के विचार व धर्म का सम्मान करना चाहिए। जी, ऐसा होता है जैसे कि अगर आपके जो आपका मैंने बताया ग्रुप होते हैं स्कूल में, अगर ऐसा ग्रुप है तो अगर 3 बच्चे हिंदू हैं और एक अगर मुस्लिम है तो उसको अपने कंपेयर करते हैं, वो भी उसके मतलब उसके रीति रिवाज को नहीं मानते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके धर्म को नहीं अपनाते हैं और अपने धर्म की गाते हैं कि हाँ हम ये है, तो वो भी एक तरीके का उन बच्चे के साथ अपमान होता है कि हाँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। विचार और धर्म की अगर बात करते हैं तो किसी भी धर्म को लेकर या फिर जाति को लेके कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। सबके अपने अपना धर्म है, अपने संस्कार है, अपने विचार हैं, तो सबका सबके लिए अपना विशेष होता है, तो कभी भी किसी के धर्म को लेके मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये सारे तो थे सुरक्षा से रिलेटेड। तो आज का वो, अगर आपको भी लगता है कि आपके पास कुछ ऐसे सुझाव हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हमारा सक्षम का ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com और हमारा कांटेक्ट नंबर है जो कि व्हाट्सअप नंबर है, इस पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9311124880। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और सक्षम लाइव में फेसबुक में देख सकते हैं हमारा सक्षम लाइव प्रोग्राम और यूट्यूब में भी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।